हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है 20 मार्च। तो हम अपने इस सेशन में आज 20 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हमारा जो मॉर्निंग का थॉट है उसके ऊपर बात करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना भी जरूरी है। सिर्फ सपने देखने से मंजिलें नहीं मिला करती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को सफल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। संघर्ष करने के लिए रास्ते ढूंढते रहिए और अपना विकास करते रहिए, क्योंकि सपने देखेंगे तो मंजिलें नहीं मिलेंगी। सपने देखने के लिए आपको मंजिलों को पाने के लिए अपना हौसला बुलंद करना पड़ेगा और संघर्ष के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। इसी विचार के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास। आज है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, यानी हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और इस बार भी 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2012 में ये संकल्प लिया गया कि हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाएगा और 2013 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। इस बार 2023 की थीम क्या है? तो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल और बी काइंड। इस थीम के साथ में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया जाएगा। देखिए, हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाएगा और जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों को गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना लोगों में, और साथ ही गौरैया का संरक्षण करना। हम सबको अच्छे से पता है कि पहले जब हम छोटे छोटे थे तो हमें गौरैया हर जगह देखने को मिल जाती थी, है ना। लेकिन अब क्या है, गौरैया हमें देखने को ही नहीं मिलती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जो भी चेंजेस आ रहा है, और साथ में ही जो रेजेस निकल रही हैं मोबाइल फोन टावर्स के इस्तेमाल से, उसकी वजह से गौरैया की संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। पहली बार विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था और गौरैया जब 2010 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था तो उसकी थीम डिसाइड की गई थी, आई लव स्पैरो। और आई लव स्पैरो जो थीम है अभी तक चेंज नहीं हुई है। यही थीम अभी तक चलती आ रही है। देखिए, अब भारत भी रोबोट बनाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किसके किसके बीच में समझौता हुआ है और भारत की कौन सी कंपनी बना रही है। तो हैदराबाद में स्थित है, कंपनी का नाम है स्क्वायर रोबोटिक्स कंपनी। उसने डीआरडीओ लैब्स पुणे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट और साथ में बेंगलुरु में डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरीज के साथ समझौता किया है। किस लिए समझौता किया है? भारत का पहला स्वदेशी स्क्वाड्रप्ट रोबोट और एक्सोस्केलेटन रोबोट बनाने के लिए। अच्छा, ये कंपनी इन दोनों रोबोटों को बनाएगी और ये जो दोनों रोबोट होंगे स्पेशली औद्योगिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य सेवाओं में अपने कार्यों को जो है संपादित करेंगे। यानी और जो इंडस्ट्रियल फील्ड है और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काम करने के लिए इन रोबोट को बनाया जा रहा है। साथ में आपको बता दें कि जो एक्सो स्केलेटन है वो स्पेशली भारतीय सैनिकों के लिए बनाया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि जो एक्सो स्केलेटन है इसके फीचर्स क्या हैं और किस तरीके से ये सैनिकों की सहायता करेगा। देखो, जो एक्सोस्केलेटन है वो 4 पैरों वाला रोबोट है। ओके, जैसा कि हम इस डायग्राम में और इस चित्र में देख भी सकते हैं। और इस रोबोट के अंदर ऐसी पावर है कि वो असमान संरचना पर, यानी ऊबड़ खाबड़ इलाके पर या खराब ढाल वाली जो जगह है वहां पर आसानी से चल सकता है और चढ़ाई भी कर सकता है। साथ में आपको ये भी बता दें कि ये 25 किलोग्राम तक का, यानी 25 केजी तक का भार भी उठा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो सैनिक चढ़ाई कर रहे हैं या ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जा रहे हैं, तो वो अपना जो भार है, जो उनके पास जो भी सामान है, वो इन रोबोट पे रख के आसानी से आराम से यात्रा कर सकते हैं और जो भी उनका काम है उसको आसानी से कर पाएंगे। तो स्पेशली इसके लिए ही एक्सोस्केलेटन को डिजाइन किया जा रहा है, जो स्पेशली दूरस्थ जगहों पर, यानी जो ऊबड़ खाबड़ जगह है वहां पर जा सके और जो निरीक्षण का काम कर सके, है ना। साथ में ही सैनिकों को एक सुरक्षित वातावरण भी प्रदान कर सके। अब हम बात कर रहे हैं 18 मार्च को बांग्लादेश के ढाका में उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश की शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर दीपू मोनी। उन्होंने संयुक्त रूप से भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन किया है।
और ढाका में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तत्वाधान में स्पेशली जो उच्च शिक्षण संस्थाएं भाग लेंगी। और स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम का मोटिव क्या है और इसको किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया, वो सारी बातें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहले 2018 में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मेन मोटिव या उद्देश्य है वो विदेशी छात्रों को आकर्षित करना है कि वो भारत में आए और शिक्षा ग्रहण करें, उनको छात्रवृत्ति दी जाए और साथ में जो मेधावी विदेशी छात्र हैं उनकी फीस की माफी हो सके। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं और साथ में भारतीय शैक्षणिक जो संस्थान है उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं और उसकी रैंकिंग में सुधार करना इस कार्यक्रम का मोटिव है। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं भारत के रोहन बोपन्ना। और आपको बता दें कि रोहन बोपन्ना की उम्र क्या है, तो 43 साल के रोहन बोपन्ना है और इन्होंने 35 वर्षीय मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ये खिताब जीता है। और ये जो टूर्नामेंट है वो कहाँ पर हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। और इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने नीदरलैंड के वेस्ली कुलहोफ और ब्रिटेन के नील स्कोप्स्की को हराया था। ठीक है। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि पिछले महीने एबडेन के साथ कतर ओपन जीतने के बाद इस साल उनका ये दूसरा खिताब है ना। यानी इस साल इन्होंने पहले अभी जो एडबेन के साथ कतर ओपन जीतने के बाद अब इन्होंने क्या जीता है, अब इन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। देखिए 18 और 19 मार्च को सागर परिक्रमा का जो चौथा चरण है वो समाप्त हो गया है। और आपको मैं बता दूं कि क्या है सागर परिक्रमा और किस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया है और उसमें क्या किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो सागर परिक्रमा है वो स्पेशली जो भारत के मछुआरे हैं, मत्स्य किसान हैं, उनके संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए समुद्री मार्गों के माध्यम से जो भारत के सभी तटीय राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें आयोजित की जाने वाली एक समुद्री विकासवादी यात्रा है। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो उद्देश्य क्या है, तो मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जो मत्स्य से रिलेटेड जो किसान हैं, जो मछुआरे हैं, उनको जानकारी देना, सतत संतुलन पर ध्यान देना और साथ में ही मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना, ये सारे मोटिव के साथ में सागर परिक्रमा स्टार्ट की गई है। तो जो सागर परिक्रमा का चौथा चरण है वो 18-19 मार्च को आयोजित हुई है कर्नाटका के 3 जिलों में। और वो 3 जिले कौन से हैं, तो उत्तरी कन्नड़, उडुपी और दक्षिणी कन्नड़ जिले हैं। और इस अवसर पर जो इस एरिया के मछुआरे हैं उनको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केसीसी और राज्य योजना से संबंधित प्रमाण पत्र या स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए हैं। सागर परिक्रमा का जो पहला चरण है वो 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से ओखा द्वारका तक शुरू हुआ था। ठीक है। और 6 मार्च को पोरबंदर में 3 स्थानों को कवर करते हुए चला था। यानी 5 और 6 मार्च को कहां पर चला था, गुजरात का जो मांडवी एरिया है और द्वारका एरिया है उसको और पोरबंदर वाला जो एरिया है उसको कवर करते हुए 3 स्थानों को इसने कवर करा था। साथ में ही इस अवसर पर भी मछुआरों को, मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए थे। उसके बाद सागर परिक्रमा जो 2 है वो 23 और 25 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ था और इसमें 7 स्थानों को शामिल किया गया था। ठीक है। इसके बाद सागर परिक्रमा चरण जो पार्ट थर्ड है वो 18-21 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था और इसमें भी गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं उसको कवर किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट क्या है देख लेते हैं। तो भारत नेपाल पावर एक्सचेंज कमेटी की 14th नंबर की बैठक हुई है 17 मार्च को नई दिल्ली में। ओके। और इस बैठक में एक एग्रीमेंट किया गया और बताया गया कि 1 महीने के भीतर बिहार के रास्ते से विभिन्न राज्यों में नेपाल से बिजली निर्यात किया जाएगा और इसके लिए जो भी तौर तरीके हैं उसको तैयार कर लिया जाएगा महीने भर के भीतर। मतलब भारत और नेपाल बिहार ग्रिड और जो सेंट्रल ट्रांसमिशन लाइन है उसके माध्यम से भारत के कई राज्यों में नेपाल से बिजली की आपूर्ति करने के लिए साधन तैयार करेंगे और इस पर वो सहमत हो गए हैं। और आपको बता दें कि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली का आयात होता रहा है।
अब हम बात कर रहे हैं भारत और मालदीव के बारे में, जिनके बीच में चौथा डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग माले में संपन्न हुआ है 19 मार्च को। भारत की तरफ से जो रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने और मालदीव की तरफ से मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल इसमें शामिल थे। दोनों देशों के बीच में स्पेशली जो सशस्त्र बल हैं दोनों देशों के, उनके जो संबंधों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भविष्य में उनके संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये वार्ता करी गई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है 20 और 21 मार्च को, जिसकी थीम क्या है या जिसका विषय क्या है, तो अंतिम नागरिक तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रदान करना। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री हैं भारत के डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा अध्यक्षता करी जाएगी। और साथ में आपको ये भी बता दें कि इसमें G20 की डेलीगेसी, WHO और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के सदस्य भी शामिल होंगे, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है कि एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, एक मंच प्रदान करना, जो स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं, डिजिटली स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य नीति निर्माताओं को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य विकास भागीदारों को बढ़ावा देना, इसका मोटिव रखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोषण पखवाड़े के बारे में। देखिए 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पोषण अभियान शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पोषण के ऊपर चर्चा हो लोगों में और पोषण की भागीदारी को लोगों के जीवन में एक एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया जाए। तो इस उद्देश्य से ही 2018 से ही जो पोषण पखवाड़ा है वो मनाया जा रहा है। तो इस बार जो स्टार्ट हो गया है 20 मार्च 2022 से ही स्टार्ट हो गया है, 5वां पोषण पखवाड़ा स्टार्ट हो गया और 3 अप्रैल 2023 तक ये चलेगा, जिसका उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो जन आंदोलन के रूप में इसको चलाना है, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है और पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और उनके खाने की जो आदतें हैं उसमें सुधार करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये जो पोषण पखवाड़ा है वो आयोजित किया जाता है। तो इस बार 2023 की जो थीम है वो क्या है, तो सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की, और इस थीम के साथ मनाया जाएगा। देखिए जो पोषण पखवाड़ा है वो हर साल मार्च के महीने में 15 दिन तक मनाया जाता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि सितंबर के महीने को पूरी तरीके से राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2023 की पोषण पखवाड़ा की थीम क्या है, जो 5वां पोषण पखवाड़ा है वो कब से लेकर कब तक चलेगा, कौन सा मंत्रालय है चलाता है, पहली बार स्टार्ट कब किया गया था, और साथ में ही जो पोषण माह है, राष्ट्रीय पोषण माह किस माह को घोषित किया गया है। तो सितंबर महीने को पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और हर साल जो मार्च महीने का 15 दिन तक, मार्च के महीने में 15 दिन तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। दोस्तों इस सेशन में इतना ही। जो भी कंटेंट या मटेरियल है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, तो पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप जाकर वहां से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। डिटेलिंग के लिए आप हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं और साथ में ही अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो उसके लिए वीकली यानी हर संडे को क्लास मेरी आती है, उसको भी आप देख सकते हैं। आपने बहुत सारा साथ और प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। कल फिर मैं मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास के साथ में। तो गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।